क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग जो लास्ट लेक्चर में किए थे ना रोटेशनल फ्लेक्स का, उसमें हम लोग जो फॉर्मूला याद किए थे ये mr² रिंग के लिए था। उसमें कंडीशन ये था कि जो भी रिंग है उस रिंग में जो चीज़ रोटेट करेगी वो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। ठीक है, अब अगर यही चीज़ मान लो हम रिंग को नचाना चाहते हैं ऐसे ऐसे, अब इसको जब हम रिंग को ऐसे नचाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मेरी एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से जा तो रही है, ये दूसरी वाली एक्सिस, लेकिन अब वो इस वाले के परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? समझ में आया ये कैसे नाच रही है? जैसे एक का सिक्का है, जैसे कृष्ण जी अपना चक्र नचाते हैं, विष्णु भगवान, तो वो उंगली में नचाते हैं, तो ये पहला वाला कंडीशन वो कंडीशन हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है, किसी पिक्चर में देखे होगे हीरो अपने उंगली पे कॉइन नचा के इस पार से उस पार कर देता है, तो वो उंगली देख रहे हो, वो फील देख रहे हो? ठीक है, वो है। तो अब इसका निकालना है, इसको याद रखना है। मतलब हम लोग इस वाले का निकालेंगे क्योंकि इस वाले का अननोन एक्सिस है, इसका याद रखेंगे। तो इसका mr² याद है, इसका नहीं। हाँ सॉरी, इसका mr² याद है, इसका नहीं पता। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो मतलब इसका मतलब देखो ये हुआ कि दो तरह के एक्सिस सिस्टम है। पहला एक्सिस वो है जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ठीक है, दूसरा है जो सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा। तो जो जा रहा है उसमें फिर से दो कंडीशन है, एक जो कि ये जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दूसरा जो उसी प्लेन में है। एक प्लेन के परपेंडिकुलर है जो पहला वाला था ना, जैसे विष्णु जी क्या करते हैं, जो अपनी उंगली होती है वो चक्र के बीच में डालते हैं, तो वो चक्र का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर उनकी उंगली रहती है, और दूसरी एक्सिस उसी में लाई कर रही है, उसी प्लेन में है। तो सेंटर ऑफ मास से दो तरह के एक्सिस गुजरते हैं, एक परपेंडिकुलर होगा, एक उसी प्लेन में होगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम सेंटर ऑफ मास में जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही है उसका भी सेम कंडीशन होगा। अगर मान लो ये हमारे पास रिंग है और यहां से कोई एक्सिस जा रही है, तो ये देख रहे हो एक लाइन कहीं कटी हुई दिख रही है, उसी प्लेन में है, उस पर पड़ी हुई है, उसी प्लेन में है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो यहां है। और दूसरी एक्सिस मान लो कि ऐसे जा रही है, ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये उसी प्लेन में है। देखो, सॉरी, उसी प्लेन में नहीं है, सेंटर ऑफ मास से भी नहीं जा रहा और ये प्लेन में भी नहीं है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए हमको इतना पोर्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तो दबा हुआ नीचे है। सेंटर ऑफ मास तो यहां है, ये एक्सिस हो या ये एक्सिस, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस समझो इसको, ये उसी प्लेन में लेटा हुआ है, ये उसी प्लेन में लेटा हुआ है, लेकिन ये उसके खड़ा है उस पर। ठीक है ना? तो चार तरह का एक्सिस हमको करना है टोटल, बस। तो सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक्सिस, परपेंडिकुलर और प्लेन। अब हम लोग तुमको बताने जा रहे हैं पहला वाला थ्योरम। इस चैप्टर में जो पहला थ्योरम पढ़ना है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखो ये बहुत इजी है। अगर मान लो ये ना तब लगाते हैं जब तुमको एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के बारे में पता हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास मान लो कोई रिंग है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई रिंग है। अब इस रिंग में एक एक्सिस ये है जो एक्स एक्सिस पर है, एक एक्सिस ये है जो वाई पर है, लेकिन अब यहाँ पर एक एक्सिस और है। देखो यहाँ पे कोई कटा हुआ लाइन नहीं है, कोई बचा हुआ लाइन, जैसे यहाँ पे देखो इतना लाइन कट गया था तो ये लग रहा था कि हाँ ये इतना ऊपर है इतना नीचे है, 3D का फील आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लाइन इसी के ऊपर पड़ी हुई है, ये लाइन इसी के ऊपर पड़ी हुई है। अब यहाँ पे हम जेड एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो यहाँ से निकल जा रही है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, देखो एक्स में और जेड में क्या डिफरेंस है? एक्स वाली लाइन रिंग पर ही पड़ी हुई है, जेड वाली लाइन एक साइड से घुसी यहां से निकल गई, मतलब कि जेड की लाइन परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अंगूठी है किसी के पास, देना। हाँ देखो, ठीक है, देखो अगर हम इस अंगूठी पर अपनी उंगली ऐसे रखते हैं तो या तो ये एक्स एक्सिस का हुआ सिंबल, या तो ऐसे रखें तो वाई एक्सिस का। ठीक, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ऐसे ऊपर से हाथ डालें अंगूठी में, ये हुआ जेड एक्सिस, ये हुआ एक्स,
ये हुआ वाई, ये हुआ जेड। तो एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड इसके परपेंडिकुलर है। मतलब कि जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू एक्स भी है, वो परपेंडिकुलर टू वाई भी है, लेकिन एक्स और वाई में एक चीज कॉमन है। क्या? प्लेन सेम है, एक्स और वाई प्लेन में है, ठीक है। लेकिन जो एक्स और वाई में असमानता है वो ये है कि प्लेन में होते हुए भी परपेंडिकुलर है। देखो एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्लियर हो गया। 3 तरह के एक्सिस। तो अब इसमें जो 2 एक्सिस प्लेन में हैं, अगर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे तो जो प्लेन में नहीं है, जो खड़ा है, उसका निकल जाएगा। यही है बस। आई एक्स को आई वाई के साथ जोड़ोगे तो आई जेड आ जाएगा। यही थ्योरम है, ठीक है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा, जैसे कि कुछ खास केसेस हैं जिसमें आई एक्स और आई वाई बराबर होगा। जैसे देखो स्पेशल केस समझो, जैसे जब आई एक्स और आई वाई आपस में बराबर हो जाएगा, वो केस पहले कौन सा बनेगा? तो ऐसे केस में क्या होगा कि इनको जोड़ोगे तो तुम्हारा आई जेड आ जाएगा। जैसे थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है कि आई एक्स प्लस आई वाई को जोड़ेंगे तो आई जेड आ जाएगा। लेकिन स्पेशल केस है कि ये दोनों बराबर कब होंगे? बराबर तब होंगे अगर तुम्हारा रिंग है, एकदम परफेक्ट रिंग है। अब उसको, सॉरी गलत हो गया डायग्राम, ये मान लो ये यहां से जा रहा, सॉरी चलो फिर से बनाते हैं। सेंटर ऑफ मास है, यहां से डायग्राम जाएगा, ठीक। अब ये एक्सिस, ये रिंग इसकी एक्सिस रोटेट करे या इसके अबाउट रोटेट करे या इसके अबाउट रोटेट करे या इसके, इनमें कोई अंतर नहीं है, राइट। हर तरफ से सेम एफर्ट लगेगा, सेम मेहनत लगेगी भाई, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, हर जगह सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस केस में हम ये मान लें कि चलो ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस और ये हमारा हुआ वाई एक्सिस, तो यहां पर जब एक्स के अबाउट रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स होगा, जब वाई की रोटेट करेगा तो आई वाई होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने से पहले ये हमको पहले से पता है कि दोनों बराबर है। इसका मतलब कि हम कल वाले क्लास में करवाए थे कि जब रिंग होती है, एक्सिस जा रहा है, यहां से निकल रहा है, ये रिंग है, तो इसका आंसर होता है एम आर स्क्वायर। तो एक्चुअली वो किसका आंसर था? आई जेड का आंसर था, वो आई जेड का आंसर था ना। इसका ये मतलब हुआ क्योंकि आई जेड परपेंडिकुलर था और सेंटर ऑफ मास से भी जा रहा था, तो ये हो गया तुम्हारा एम आर स्क्वायर। तो आई जेड की वैल्यू क्या आ गई? एम आर स्क्वायर। इसका अगर मतलब ये है कि अगर आई जेड पता है और हमको ये पता है कि आई एक्स प्लस आई वाई ये दोनों आपस में बराबर है, इज इक्वल टू आई जेड मिल जाएगा। इन दोनों को रिप्लेस कर दो सेम चीज से। मान लो हम लिख दिए आई एक्स प्लस आई एक्स, क्योंकि ये आई एक्स बराबर है। अब लिखते हैं हम आई जेड, अब इसको हम जोड़ दिए, ये हो गया 2ix इज इक्वल टू आई जेड। तो आई एक्स भी तो निकल गया, आई एक्स कैसे निकल गया? आई जेड बाई 2, मतलब इसकी वैल्यू पता थी एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ये निकल गया आई जेड। इसका मतलब ये है कि जब किसी सर्कल को तुम ऐसे नचाओगे कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तब तो उसका आंसर एम आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर तुम उसको ऐसे नचाओगे कि वो एक्सिस उसी प्लेन में है, तो उसका आंसर होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। फिर चाहे वो एक्स के लिए नाचे, चाहे फिर वो वाई के लिए नाचे, बराबर आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन आई जेड, अब तुम देखो कि 4 ज्यादा है या 4/2 ज्यादा है? 4 ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला डिफिकल्ट है नचाना। मतलब आई जेड के अबाउट नचाना डिफिकल्ट है, ये नचाना आसान है, समझे। वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो असर पड़ता है, एक बार जिसका मोमेंट ज्यादा है उसका ज्यादा रहेगा तो नचाने में भी दिक्कत होगी, और नाच रहा है तो रोकने में दिक्कत होगी। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। जैसे ये सर्कल का है, ठीक वैसे डिस्क के लिए करेंगे, डिस्क के लिए बिल्कुल सेम करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो अब आज के लिए परपेंडिकुलर काफी है, कल हम लोग करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक।